हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत अकेडमी में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी को पढ़ने वाले हैं और ये देखिए हिंदी की आपकी 16वीं क्लास है। और देखिए, जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सामासिक पद किसे कहते हैं, और आप लोगों को बता भी चुके हैं पिछली क्लास में। पिछली क्लास मतलब आप लोगों की 15 क्लास में हो चुके हैं, उसमें आप लोगों को बताया था कि सामासिक पद किसे कहते हैं। तो आप लोगों को डेफिनेशन भी लिखाई थी कि जो समास के नियमों से बना शब्द होता है उसको सामासिक पद या सामासिक शब्द कहते हैं। ठीक है, समास के नियमों से बना शब्द, ऐसे लिख रहे हैं, समास के नियमों से बना शब्द सामासिक पद कहलाता है। सामासिक पद कहलाता है। ठीक है, समास के नियमों से बना शब्द क्या कहलाता है? सामासिक पद कहलाता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी? दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मिलकर एक शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं। तो यहाँ पे समास की डेफिनेशन लिखी है कि दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मिलकर एक शब्द बनता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, समास की बहुत सिंपल डेफिनेशन, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? समास। और एक संधि और होता है, आप लोग देख रहे हैं संधि। तो समास में क्या होता है कि दो शब्द मिलते हैं, और संधि में क्या होता है कि दो वर्ड या अक्षर मिलते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो समास था। अब जैसे यहाँ पे समास का उदाहरण दिए गए, जैसे चाय नाश्ता, जैसे रोजी रोटी, जैसे पढ़ाई लिखाई। ठीक है, तो ये क्या है? आपके समास के उदाहरण है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संज्ञा का अर्थ एवं भेद बताइएगा। और देखिए, संज्ञा का अर्थ और डेफिनेशन एक ही बात कर रहा है। यहाँ पे आपको डेफिनेशन की बात कर रहा है, और आप लोगों को कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संज्ञा का अर्थ एवं भेद बताइए। और देखिए, यहाँ पर आपका अर्थ कह रहा है, संज्ञा का अर्थ कह रहा है, लेकिन आप लोगों की देखो डेफिनेशन पूछी गई कि संज्ञा किसे कहते हैं, आप लोगों को ये बताना है। और आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ संज्ञा की डेफिनेशन, कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। समझे नहीं? कि वे शब्द जिनसे क्या हो, व्यक्ति, जाति, स्थान, ठीक है, और आपका कह रहा है वस्तु इत्यादि के नाम का बोध होता है। ठीक है, जिन शब्दों से पता चले कि किसी व्यक्ति का नाम, जैसे राम, श्याम, घनश्याम, जैसे लड़का, लड़की, ठीक है, ऐसे करके शब्द आ जाते। ये सब जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं अपनी आंखों से, वो सब की सब क्या होती है? संज्ञा होती है। ठीक है, उनको किसी न किसी नाम से हम लोग पुकारते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना है। और संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, और डिटेल में आप लोगों को समझा भी चुका हूँ ये सारी चीज़ें। ठीक है, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अनुरक्ति एवं निसीम शब्द का विलोम लिखिएगा। तो देखो, अनुरक्ति का मतलब विलोम पूछा गया तो ये हो जाएगा विरक्ति। अनुरक्ति का क्या होता है? विरक्ति हो जाता है। और निसीम का होता है असीम हो जाता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं। तो आप लोगों ने लिखा है कि विस्मय, ठीक है, विस्मय, पीड़ा और अत्यधिक हर्ष, घृणा। देखो, यहाँ पे एक तरीके से ये समझो, विस्मय, ठीक है, हर्ष, घृणा, जैसे शोक भी हो जाता है। ठीक है, जैसे शोक की बात करें, जैसे विस्मय, शोक, हर्ष, घृणा। ठीक है, और जैसे लज्जा, ठीक है, लज्जा में भी आपका हो जाता है। ठीक है, जैसे लज्जा, बहुत सारे वर्ड होते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि आपका विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और आप लोगों को बता दो विस्मय बोधक चिन्ह क्या होता है। जैसे यहाँ पे लिखते हैं, जैसे हे राम, जैसे लिखते हैं ना, हे राम रक्षा करो, तो राम के बाद ये डंडा लगेगा, और यहाँ पे लिखना है रक्षा करो। क्या लिखना है? रक्षा करो। जैसे लिखना है हे राम रक्षा करो, ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा, यहाँ पर ये लगेगा विस्मय बोधक चिन्ह, ये बोला जाता है। ठीक है, नीचे बिंदी रखी होती है, ऊपर डंडा होता है, ये विस्मय बोधक चिन्ह बोला जाता है। क्लियर नहीं? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हर्ष, कह रहे हैं विस्मय, शोक, लज्जा, हर्ष, घृणा का बोध कराने के लिए विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्लियर नहीं? तो यहाँ पर जैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे अरे, अजी, ठीक है, अजी, जैसे अहो, जैसे बोलते हैं छी, ठीक है, जैसे छी,
ध्यान रखना है। छी छी कितनी गंदगी है, ऐसे शब्द बोला जाता है छी। और जैसे अच्छा, अच्छा लिखा होगा, अच्छा का भी याद ये, ठीक है, विस्मय बोधक चिन्ह लगेगा, ठीक है, और उसके बाद आगे सेंटेंस लिखा होगा। क्लियर नहीं? तो आप लोग नोट करना चाहते हो तो नोट भी करते चलें साथ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धूर्त पाठ का अर्थ है। और देखिए पिछली क्लास में इसी टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा था धूर्त पाठ से रिलेटेड, तो आप लोगों को बताया था शीघ्रता से पढ़ना। धूर्त पाठ का मतलब क्या होता है? शीघ्रता से पढ़ना। शीघ्रता से मतलब जल्दी जल्दी पढ़ना, थोड़ा फास्ट पढ़ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है, ठीक है। स्वर व्यंजन में कह रहा है कि स्वर जो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि स्वर के उच्चारण में किसी भी अन्य व्यंजन की सहायता नहीं ली जाती या अन्य अक्षर की सहायता नहीं ली जाती। वही लिखा है जो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। आप लोग हमेशा ध्यान रखना है, व्यंजन की डेफिनेशन भी पूछी जाए तो यही लिखना होगा कि मतलब जो जैसे पूछे व्यंजन किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है कि जो अक्षर या जो अक्षर ही लिखने हैं, जो अक्षर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जो अक्षर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। आप लोग ध्यान रखना है, यदि व्यंजन की डेफिनेशन पूछे तो यही लिखनी होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि गद्य का अर्थ लिखे, तो यहाँ पे लिखा है कि जिस रचना में छंद शास्त्र के गढ़ एवं मात्राओं का बंधन नहीं होते हैं, ठीक है, तो बंधन नहीं होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं। मतलब जिनमें क्या करें, छंद शास्त्र के गढ़ एवं मात्राओं, देखो मात्राओं का बंधन ना हो, ठीक है, जिनको हम लोग ऐसे ही बोलते चले जाएं, ठीक है, कोई मात्राओं का बंधन ना हो, गढ़ का बंधन ना हो, तो उसको क्या बोला जाता है? गद्य बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जा सकता है, तो आपका देखो यहाँ पे लिखा है विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन बाल सभा, जैसे बाल सभा मतलब बच्चों की सभा लगा के भी किया जा सकता है, जैसे विद्यालय की पत्रिका के द्वारा, जैसे वाद विवाद द्वारा, ठीक है, प्रतियोगिता द्वारा, और जैसे वाद विवाद यहाँ पे वाद विवाद प्रतियोगिता द्वारा, और कह रहा है अंत्याक्षरी प्रतियोगिता द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है वार्षिक उत्सव द्वारा, एवं देखो अन्य समारोह, ठीक है, की भागीदारी एवं उपलब्धता द्वारा। जैसे कह रहे हैं कि विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है। देखो मूल्यांकन करने की बहुत सारी विधियाँ होती हैं। किसी भी जैसे उसका एग्जाम टेस्ट ले लो, वीकली टेस्ट करो, मंथली टेस्ट लो, उसके गतिविधि का हम लोग मूल्यांकन, मतलब वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। और जैसे क्या है कि बाल सभा लगा दी, ठीक है, सभा लगा दी, उसकी एक्टिविटी को हम लोग देख सकते हैं, जैसे प्रतियोगिता करा दी कोई सी, ठीक है। तो ये सारी है कि उनकी बच्चों की गतिविधि का मूल्यांकन कैसे करते हो, बहुत से तरीके हैं, कैसे भी मूल्यांकन कर लो। जैसे यहाँ पे क्या होता है, वार्षिक उत्सव मनाया जाता है कि नहीं, उसमें कोई बच्चा डांस में भाग लेता है, कोई सिंगिंग में लेता है, ठीक है, तो अलग अलग क्या करते हैं, ठीक है, भाग लेते हैं, तो उनका मूल्यांकन हो जाता है कि किस में इंटरेस्ट है, किस में नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ कह रहा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। और देखो आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ संयुक्त वाक्य। कह रहे हैं कि संयुक्त वाक्य, कह रहे वाक्य में दो या दो से अधिक शब्द स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े रहते हैं परंतु परस्पर आश्रित नहीं होते, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, ठीक है, ठीक है। संयुक्त वाक्य की बात कर रहे हैं। देखो वाक्य तीन टाइप से होते हैं, ठीक है, सरल वाक्य, ठीक है, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य मतलब आपको बताया तो दो या दो से अधिक, ठीक है, वाक्यों को संयोजक चिन्ह द्वारा जोड़ना है। सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक उपवाक्यों को, ठीक है, संयोजक चिन्ह द्वारा आपस में जोड़ना क्या कहलाता है, आपका संयुक्त वाक्य कहला रहा है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन पूछी गई, क्लियर। तो आप लोग नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मिश्रित वाक्य का अर्थ लिखिए। अभी आप लोगों को बताया था मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है, कन्फ्यूजन मत हो जाना एक ही। देखो संयुक्त का मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक उपवाक्यों को जोड़ना है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आपका एक जैसे उपवाक्य होगा, उसके आगे दो या दो से अधिक उपवाक्य होंगे, लेकिन वो जो आगे उपवाक्य होंगे वो आगे वाले उपवाक्य पे आश्रित होंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना। तो डेफिनेशन देखते हैं कि वाक्य में एक तो मुख्य उपवाक्य होगा, क्या होगा, एक मुख्य उपवाक्य होगा तथा एक या एक से अधिक उपवाक्य हों तो मिश्रित वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक या एक से अधिक उपवाक्य हों तो मिश्रित, तो इसमें उपवाक्य तो उपवाक्य दोनों में होते हैं, ठीक है, उसमें भी होता है और इसमें भी होता है, लेकिन एक या एक से अधिक उपवाक्य, ठीक है,
पहले उपवाक्य पर आश्रित हो, ऐसे लिखना चाहिए था। एक या एक से अधिक उपवाक्य जो पहले उपवाक्य पर क्या होना चाहिए, आश्रित होना चाहिए था। ठीक है, कैसे होना चाहिए, आश्रित होना चाहिए। तो आप लोग डेफिनेशन लिख लेना, बता चुका हूँ एक क्लास में। तो यहाँ पर उदाहरण दिए गए, कह रहे कि डॉक्टर ने कहा कि प्रतिदिन योगासन करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे प्रतिदिन योगासन, ये जो आगे वाला है तो वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है, इस पर, डॉक्टर पे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला तभी तो करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ रखना है, ये आपका आश्रित हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बालकों को कहानी पसंद होने का क्या कारण है। तो कह रहे कि हिंदी गद्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहानी है। ठीक है, तो गद्य में क्या कह रहे हैं कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहानी है, और यहाँ पे क्या है, कहानियों में घटनाओं का सजीव चित्रण होता है। देखो कहानियों में क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा किताबों में जो कहानियाँ दी जाती हैं उनके चित्र भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो सजीव चित्रण का मतलब ये लगता है जैसे कहानी पढ़ते हो और चित्र देखने को मिल जाती है तो एकदम से ये लगता है कि रियल में हमारे सामने सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। ठीक है, तो ऐसा लगता है। तो इसलिए आपको क्या कह रहे हैं कि बालकों को कहानी पसंद होने का क्या कारण है। तो पहला तो यही होगा कि हिंदी गद्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहानी होती हैं, एकदम इम्पोर्टेंट कहानी होती है, और कहानियों में घटनाओं का सजीव चित्रण होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, कहानी में कौतूहल और जिज्ञासा बनाए रखना कहानीकार का प्रमुख कौशल है। देखो कौतूहल और जिज्ञासा, जिज्ञासा का मतलब क्या होता है कि कहानी मतलब ऐसे जैसे कहानी स्टार्ट की और उसमें थोड़ा असमंजस बना रहे कि अब ऐसा लगे कि हम एक लाइन पढ़ रहे हो तो अब ऐसा लगे कि आगे क्या होने वाला है उसको भी पढ़ के देखें। तो उसमें क्या होता है, जिज्ञासा बनी रहती है। कहानी को हम लोग पढ़ते चले जाते हैं, पूरी कहानी पढ़ते हैं जब तक हमें वो कंप्लीट नहीं हो जाती, क्योंकि हमें ये लगता रहता है कि अब पता नहीं आगे क्या कहानी है, आगे पूरा पढ़ लूँ। ठीक है, एक जिज्ञासा बनी रहती है आगे और जानने की, अब इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होने वाला है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कौतूहल और जिज्ञासा बनाए रखना, ठीक है, बनाए रखना कहानीकार का प्रमुख कौशल है। देखिए ये DLED सेकेंड सेमेस्टर की आप लोगों की हिंदी की क्लास थी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।